उसका निशाना इतना अचूक था कि 5000 किलो के हाथी के माथे में गोली मारकर उसे वही ढेर कर देता था। उसे वर्दी वालों से इतनी नफरत थी कि उनकी गर्दन काटकर उनके सर से फुटबॉल खेला करता था, और इतना बेरहम था कि उसके पकड़े जाने के डर से उसने अपने ही बेटी का गला घोट दिया, और वो भी उस उम्र में जब वो अपने माँ का दूध पिया करती थी। उसके पीछे 2-3 राज्यों की पुलिस लगी थी। सरकार उस पे 5 करोड़ का इनाम घोषित कर चुकी थी, फिर भी उसे कभी पकड़ा जा ना सका। आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बता देता हूँ। आज का हमारा ये वीडियो कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन पर आधारित है। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस अनटोल्ड स्टोरीज वीडियो में। आज हम देखेंगे वीरप्पन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होगी। वीरप्पन की जीवनी सुनाद रघुराम ने लिखी थी, और आज के हमारे इस वीडियो का पूरा सारांश इसी किताब से लिया गया है। वीरप्पन वैसे तो बहुत ही होशियार और भगवान में आस्था रखने वाला इंसान था, लेकिन किशोर अवस्था में ही वो अपराध के ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वो वापस कभी नहीं लौट सका। इसने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में अपने अपराध की एक अलग ही दुनिया बसा कर रखी थी, जहां का ये अकेला ही बेताज बादशाह बन चुका था। जो भी उसका साथ देता उसके लिए इनाम, और जो उसके खिलाफ होता उसके लिए मौत पक्की लिखी थी। 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका के गोपीनाथम गांव में वीरप्पन का जन्म हुआ। उसका पूरा नाम कूसे मुन्नीस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के पिता गोपीनाथ में एक चरवाहे थे। इसका फायदा ये हुआ कि वीरप्पन बचपन से ही जंगल के बारे में जानकारी रखता था। वहाँ के रास्ते और जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है उसके बारे में वो बखूबी जानता था। बचपन में उसे मोलकाय नाम से भी जाना जाता था। जब वीरप्पन 7-8 साल का था तभी से वो अपने पिता के साथ चरवाने के लिए जाता था। उसने बचपन से ही उसके घर वालों और रिश्तेदारों को चंदन की तस्करी करते और जंगली जानवरों को मारते देखा था। वहाँ के लोगों के पास देसी कट्टा होना कोई नई बात नहीं थी। उसका उपयोग वो जंगली जानवरों को मारने के लिए और कभी कभी आपस में हुए झगड़ों को सुलझाने के लिए करते। जब वीरप्पन 10 साल का था, चरवाहे का काम करते समय एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे आवाज देते हुए बोला, हमारे लिए चाय लेकर आएगा क्या? मैं तुझे पैसे दूंगा। वीरप्पन को पैसे मिलने लगे तो वीरप्पन रोज चाय लेकर आता और फॉरेस्ट गार्ड को चाय के साथ जंगल के किस्से भी सुनाता। वीरप्पन ने एक दिन बताया कि उसने एक बार एक जंगली सुअर को डंडे से मारा और उसका सर पत्थर से कुचल दिया। सबको ये बात झूठ लगी तो वीरप्पन बोला, आपको अगर झूठ लग रहा है तो मैं अभी किसी को शिकार करके दिखाता हूँ। उसमें से एक गार्ड ने बोला, अगर तू चाहता है तो करके दिखा शिकार, मगर तुझे कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वीरप्पन ने सामने से एक कुल्हाड़ी उठाई और एक घाव में सामने खड़ी बकरी को मार गिराया और बोला, अब साहब मेरा इनाम दे दो। साहब देखकर हैरान हो गए। वीरप्पन के हाथ खून से रंगे हुए थे, मगर चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं थी। फॉरेस्ट गार्ड ने वीरप्पन को अगले दिन बुलाया और जंगली जानवर को मारने का काम दे दिया। फिर शुरू हुई वीरप्पन की ट्रेनिंग। वीरप्पन को बंदूक चलाना भी फॉरेस्ट गार्ड ने ही सिखाया था। फॉरेस्ट गार्ड वीरप्पन से जंगली जानवरों को मारकर उसे कुछ पैसे देते और जानवरों के चमड़े, दांत और ऐसे कई सारी चीजों को बड़ी महंगी दामों में मार्केट में बेचा करते थे। मगर ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। जैसे जैसे वीरप्पन की उम्र बढ़ती गई वैसे वो समझ रहा था कि सारी मलाई गार्ड खा रहे हैं और उसे बस नीचे बचा हुआ दूध मिल रहा था। उस समय वह सलवाई गाउंदर नाम का एक बहुत बड़ा चंदन तस्कर होता था और उसकी पहचान वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से भी थी। इस वजह से उसका काम भी बहुत बड़े लेवल पे चलता था। वीरप्पन सलवाई गाउंडर के गैंग में जुड़ गया। उसके लिए पहली बार वीरप्पन ने 12 साल की उम्र में हाथी मार दिया और उसके दांत निकालकर सलवाई गाउंडर को लाकर दिए। उसे उस काम के बहुत अच्छे पैसे मिले और सलवाई गाउंडर ने वीरप्पन को एक बंदूक भी दी। वीरप्पन बहुत खुश हुआ और अब वो उस गार्ड के करतूतों के बारे में भी समझ चुका था। धीरे धीरे सरकार भी सख्त हो गई और सरकार के तरफ से प्रेशर आने लगा। जब गार्ड ने वीरप्पन को शिकार करने से मना किया तो वीरप्पन ने गार्ड को सीधे सर में गोली मार दी, जैसे गार्ड ने ही उसे सिखाया था। तभी वीरप्पन पुलिस के हाथ नहीं आया, क्योंकि सही में वीरप्पन ने जंगल का राजा बनने का सफर शुरू कर दिया था। उस समय वीरप्पन की उम्र महज 17 साल की थी। वीरप्पन के गांव गोपीनाथ में उसकी ये बात आग की तरह फैलने लग गई। आगे जाकर वीरप्पन की किसी से जमती नहीं थी, इसलिए उसने 1970 में अपना खुद का गैंग बनाया।
वीरप्पन ने तमिलनाडु और कर्नाटका में काफी पॉलिटिकल नेटवर्क बना लिया था। एक बार 1972 में पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ लिया, मगर पॉलिटिकल पहचान बताकर वो बेल पर छूट गया। उसके बाद वीरप्पन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर इंसान जितना बड़ा हो जाता है, उसके दुश्मन भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा दुश्मन थंगवेलु था। वैसे जंगल में छोटे मोटे ग्रुप तो होते थे, मगर थंगवेलु उसके राह का सबसे बड़ा कांटा था। और क्योंकि राज्य में राजा एक ही हो सकता है, वीरप्पन ने अपने दुश्मनों की बलि देने की शुरुआत कर दी। 1986 की बात है। वीरप्पन ने थंगवेलु के पूरे गैंग को एक मीडिएटर के जरिए खाने के लिए बुलाया। अभी देखा जाए तो दोनों जानी दुश्मन थे, मगर मीडिएटर की बात मानते हुए थंगवेलु तैयार हो गया। वो एक बहुत बड़ी दावत थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे। एक तरफ से वीरप्पन आता है और कहता है, थंगवेलु, खाने में कोई कमी तो नहीं? वीरप्पन ने जैसे ही एक खास खाने का पकवान उठाया, वैसे ही वीरप्पन के गैंग वाले इशारा समझ गए और उन्होंने थंगवेलु के साथ उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन इतना निडर था कि उसने उसके गले को काटकर माला बनाकर पहन ली। थंगवेलु को मारने के बाद वीरप्पन का गैंग 100 लोगों का हो चुका था। इसी के साथ उसके पास पैसे भी बेहद आ रहे थे और वो सारे पैसे जंगल में पेड़ों पे निशान करके उनके नीचे छुपा देता था। पर इतने से भी उसका मन नहीं भरा। उसके मन की एक आकांक्षा थी कि उसका पूरे देश भर में नाम हो जाए। इसी साल IFSP श्रीनिवास ने तस्करी करने वाले लोगों की फोटो पूरे गांव में चिपका दी थी। ऐसे करने से गांव वालों को पता चल रहा था कि कौन जंगल का असली दुश्मन है। 17 नवंबर 1986 में उन्होंने वीरप्पन को पकड़ा भी, मगर वीरप्पन इनसे भी चालाक था। सर पे तेल लगाने के बहाने उसने हथकड़ियों से अपने हाथ छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने उससे रिश्वत लेकर उसे भगाया था, मगर ये सब पी श्रीनिवास के गैर हाजिरी में हुआ था। फिर भी इसका पूरा इल्जाम श्रीनिवास ने अपने सर ले लिया। इसके बाद वीरप्पन कभी किसी के हाथ नहीं आया। 1979 में वीरप्पन को एक 15-16 साल की लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम मुथुलक्ष्मी था। उस समय वीरप्पन की उम्र 37 साल थी। उस लड़की को पहले वीरप्पन से काफी डर लगता था, मगर कुछ दिनों बाद मुथुलक्ष्मी को भी वीरप्पन से प्यार हो गया। 1990 में मुथुलक्ष्मी के घर वालों ने शादी के लिए मना की, तो वीरप्पन ने मुथुलक्ष्मी को भगाकर एक मंदिर में शादी कर ली। वीरप्पन के गैंग के 90 से 100 पुरुषों में मुथुलक्ष्मी अकेली औरत होती थी। उसे रोज 30-40 किलोमीटर चलना पड़ता था, मगर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। 1990 में मुथुलक्ष्मी प्रेग्नेंट हो गई और फिर से अपने माँ बाप के पास चली गई। मुथुलक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म दिया और कुछ दिनों बाद अपनी बेटी को अपने माँ बाप के पास छोड़कर मुथुलक्ष्मी वापस जंगल में वीरप्पन के पास लौट गई। 1992 में वीरप्पन को दूसरी लड़की हुई, मगर इस बार मुथुलक्ष्मी को डिलीवरी की टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि उसके साथ चिन्नपुलाई नाम की एक आया होती थी। 1993 में फिर से मुथुलक्ष्मी को एक और लड़की हुई, मगर वो लड़की हमेशा रोती रहती थी। वीरप्पन ने बच्ची को मुथुलक्ष्मी के हाथ से छीनकर चिन्नापुलाई के हाथ में सौंप दिया और उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत करने का आदेश दिया। चिन्नापुलाई ने उस मासूम सी बच्ची को येरो केम्पू नाम के फूल का रस पिला दिया और बच्ची हमेशा के लिए शांत हो गई। मगर वीरप्पन को इसका थोड़ा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश हो गया था। इसे देखकर मुथुलक्ष्मी जगह पर ही चुप हो गई। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा था। इसी साल 1993 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में वो वीरप्पन से बिछड़कर पुलिस के हाथ लग गई। इससे समझ में आता है कि वीरप्पन की पर्सनल लाइफ कुछ थी ही नहीं। 1991 में वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को चुनौती दी, अगर मेरे गाँव आकर तू पी श्रीनिवास मुझे पकड़ेगा तो मैं सरेंडर कर दूंगा। इस बात की खबर पी श्रीनिवास तक पहुंचते ही पी श्रीनिवास तैयार हो गए। उनके गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर श्रीनिवास नहीं माने। उनका ऐसा कहना था कि बुराई को प्यार से मिटाया जा सकता है, मगर इससे उल्टा ही हो गया। वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को गाँव में घुसते ही मार दिया और उसके सर को काटकर उसके साथ फुटबॉल खेलने लगा। कहा जाता है पी श्रीनिवास ने एक बार वीरप्पन के बहन को मारा था, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद 14 अगस्त 1992 को वीरप्पन ने स्पेशल टास्क फोर्स के IPS ST हरिकृष्णा और उनके साथ 27 जवानों को प्लानिंग करके ब्लास्ट करके उड़ाया और सारे जवान वही शहीद हो गए। मगर अभी भी तूफान आना बाकी था।
1993 में वीरप्पन ने आईपीएस रैम्बो गोपाल कृष्णन को खुली चुनौती दी। वीरप्पन रैम्बो गोपाल कृष्णन को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो उसी के जात का था। वीरप्पन की खुली चुनौती का स्वीकार करते हुए गोपाल कृष्णन पूरी टीम लेकर निकल पड़े, मगर वीरप्पन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लेकर आ गया। जैसे ही वो लोग पलार बेस कैंप के बाहर निकले, वीरप्पन की बिछाई गई एक लैंडमाइन से उनकी बस गुजरी और जगह पर ही पूरी बस ब्लास्ट हो गई। बस में सवार 22 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। जीप से आने वाले रैम्बो गोपाल कृष्णन को भी काफी चोट लगी। इस अटैक के बाद वीरप्पन और उसके साथ 124 लोगों पर ताड़ा लग गया। उसमें उसकी बीवी और एक तमिल एक्टर कोलाथुर मनी शामिल थे। अब वीरप्पन कोई हत्यारा या तस्कर नहीं रहा। अब वीरप्पन किसी आतंकवादी ग्रुप के जैसे लोगों को मारे जा रहा था। जो भी वीरप्पन के हिट लिस्ट में आता, उसका लगभग मरना तय था। वीरप्पन अब जमाने के जैसे बदल गया था। वो अब तस्करी से किडनैपिंग के धंधे पे आ गया था। इस बीच उसने बहुत सारे लोगों को किडनैप करके उनसे पैसे वसूल किए, और जब पैसे वसूल नहीं होते तो वीरप्पन उन्हें मार देता था। कहानी में ट्विस्ट आया 1994 में। बंदीपुर गांव में 2 फोटो जर्नलिस्ट आए थे, कृपाकर और सेनानी। वो वहां रहकर जंगली कुत्तों के ऊपर बीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनका काम लगभग 3 साल चला। उन्होंने जंगल में अपना घर भी बना लिया था। अक्टूबर 1997 की बात है जब उनके कहानी में वीरप्पन की एंट्री हुई। उसने उन दोनों फोटो जर्नलिस्ट कृपाकर और सेनानी दोनों को किडनैप कर लिया, क्योंकि उसे शक था कि वो दोनों सरकारी अधिकारी थे। 10 दिन तक वीरप्पन ने उन्हें अपने पास रखा, मगर उनका रिश्ता इन 10 दिनों में काफी गहरा हो गया और वीरप्पन ने उन्हें छोड़ दिया। यहाँ से हमें वीरप्पन का एक अलग चेहरा दिखाई देता है। सन 2000 में उसने कन्नड़ा मूवी के सुपरस्टार राजकुमार का उनके गांव के घर से अपहरण किया। जैसे ही ये बात सारे देश में फैल गई, कर्नाटका के स्कूल, कॉलेज, दुकानें सब बंद हो गए। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी शूटिंग या फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। एक अजीब सा दहशत का माहौल बन गया था। 108 दिनों के बाद राजकुमार को वीरप्पन ने छोड़ दिया। कुछ लोगों के कहने के अनुसार राजकुमार को छुड़ाने के लिए वीरप्पन को 20 से 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये पैसा अलग अलग लोगों से जमा किया गया था। ये बात सही ही होगी, क्योंकि वीरप्पन किसी को भी ऐसे ही इतने आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं था। वीरप्पन के अपराध बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे और अब समय आ गया था ऑपरेशन ककून का। वैसे तो वीरप्पन की कोई कमजोरी नहीं थी, मगर था तो वो भी एक इंसान ही। वीरप्पन काफी समय से अपने परिवार से नहीं मिला था। अक्टूबर के महीने में उसके आंखों की दिक्कत बढ़ गई, इसलिए उसने रात के अंधेरे में एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। ये अक्टूबर 18, 2004 की बात है। रात के लगभग 10 बजे थे। एम्बुलेंस का ड्राइवर पुलिस के साथ मिला हुआ था और एम्बुलेंस के अंदर भी कैमरा लगाया गया था जो कंफर्म कर सके कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वीरप्पन ही है। एम्बुलेंस के पीछे पुलिस की गाड़ी थी। जैसे ही एम्बुलेंस अपने टारगेट लोकेशन पर पहुंची, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और अंदर की लाइट लगाकर बाहर निकला और भाग गया। तभी पुलिस ने वीरप्पन को आवाज लगाई, वीरप्पन बाहर निकल आओ और सरेंडर कर दो। कुछ सेकंड के बाद वीरप्पन ने फायरिंग शुरू की, मगर पुलिस भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। पुलिस ने लगातार 338 राउंड फायर किए और 20 मिनट बाद वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए। वीरप्पन 3 दशकों के बाद मारा गया और इसके साथ वीरप्पन का आतंक खत्म हुआ। कई जगह पटाखे फोड़े गए और इस तरह कलयुगी रावण का अंत हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।